मैं जब अभी ये नोट्स वगैरह वापस मैं फिर कुछ चीज़ में कंफ्यूज हो गया था, तो ये एक वीडियो आई थी मेरे सामने यूट्यूब पे, तकरीबन 24 मिनट्स की थी शायद। लेकिन जब मतलब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन करने से पहले नहीं, मतलब आज तो हम ये लेक्चर ले लेंगे, ठीक है ना, लेकिन इसको करने से पहले, खुद ही रीडिंग वगैरह करने से पहले एक बार जरा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की जो वीडियो है ना, वो इससे अच्छी अच्छी वीडियोस होंगी, ठीक है ना। लेकिन मैंने ये वाली मुझे जरा पसंद आई थी, इसलिए मैंने इसका लिंक यहाँ पे वो किया हुआ था, ठीक है। तो ये जरा देख लेना, ये थोड़ी 24 मिनट्स की थी, लेकिन वो तो मैं थोड़ा बिल्कुल वो ओवरऑल जितनी भी बातें थी ना अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, उनको हर एक चीज को है ना थोड़ा थोड़ा उन्होंने वो किया हुआ है, क्या कहते हैं, टच किया हुआ है, ठीक है ना। तुम्हें मतलब स्टोरी की तरह बता देते हो, उसके बाद जब तुम पढ़ते हो तो तुम लोगों के लिए काफी थोड़ा आसान रहेगा, ठीक है ना। तो ये वीडियो और भी अगर कोई वीडियो हो, लेकिन इसमें असल में थोड़ी बातें जो है ना थोड़ी बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती हैं। जैसे मैंने कहा था ना कि पहली दो तीन चीजें जो है, कॉलोनाइजेशन जो है, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है, और ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, इसमें थोड़ी बहुत जो चीजें हैं ना, जब आप खुद कर रहे हो तो फिर वो आपको थोड़ी कंफ्यूजिंग लगना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर आप ऐसी कोई वीडियो वगैरह देख लेते फिर आपके लिए थोड़ी आसानी हो जाती है। तो ये वीडियो जरा देख लेना, ठीक है। या कोई और अच्छी वीडियो हो, लेकिन मुझे ये वाली पसंद आई थी। ये असल में ज्यादातर उन लोगों ने मेनली फोकस किया हुआ मतलब जॉर्ज वाशिंगटन के ऊपर और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के ऊपर। लेकिन वो फिर भी ओवरऑल बात करता है कि क्या फेड्स वर्सेस एंटी फेड्स और मसले क्या हो रहे थे, कनेक्टिकट कंप्रोमाइज जो हुआ था, इन सारी चीजों के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, अच्छा चलो शुरू करते हैं, ठीक है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अच्छा, जिस तरह हम लोगों ने भी पिछले दिनों पढ़ा ना, कॉलोनाइजेशन के बारे में पढ़ा हमने, और क्या कहते हैं, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में पढ़े, ठीक है ना। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन तो हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को भी पढ़ेंगे ना, लेकिन उसमें जो है क्या कहते हैं, ये तो थोड़ी बहुत चीजें जो है ना, मतलब ये हम लोग थोड़ा इस तरह लेकर चलेंगे इसको कि आपको मतलब इसमें जो पहला पॉइंट जो है ना अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का, कि द मेकिंग ऑफ द फर्स्ट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये उसके अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हमने यहाँ पे छोड़ी थी कि कैसे जो है जो ये जितनी भी कॉलोनीज थी ना, इनको इंडिपेंडेंस मिल गई थी, और इन लोगों ने कॉन्फेडरेशन में ये लोग आ गए थे, ठीक है। कॉन्फेडरेशन में आते हुए अब ये था ना कि इन लोगों ने तो मतलब फ्रांस आउट हो गया था शुरू से, अब ब्रिटिश भी आउट हो गया था, मतलब जो अमेरिकन लैंड जो था वो सिर्फ अमेरिकन के पास ही रह गया था, ठीक है ना। और ये जो डिफरेंट कॉलोनीज थी जो कि डिफरेंट स्टेट्स में बदल गई थी और इनके पास इनको इंडिपेंडेंस मिल गया था, और डिफरेंट कॉलोनीज जो है ये कॉन्फेडरेशन में आ गई थी। अब आगे इसको लेकर किस तरह चलना था, ठीक है ना। मतलब अब जाहिर बात है, मतलब अब इनको जो कह रहे थे ना, इनकी मेन लड़ाई तो ये थी कि सेल्फ रूल हमने करना है। तो अब सेल्फ रूल को आगे लेकर हम लोगों ने किस तरह चलना है, ठीक है ना। तो जाहिर बात है फिर आपको किसी न किसी किस्म की कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है, अपनी गवर्नमेंट की जरूरत होगी। और जाहिर बात है गवर्नमेंट इसी तरह तो आप सेटअप नहीं कर सकते, आपको कुछ ना कुछ क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको चाहिए होती है। कॉन्स्टिट्यूशन यही होता है कि मतलब जो आपने इस सारे सिस्टम को कैसे लेके चलना है, मतलब कौन से ऐसे लॉज होंगे, कौन सी ऐसी बातें होंगी जो कि इस पूरे क्या कहते हैं जो लैंड है और एरिया है और इसके इनहेबिटेंट्स हैं, ठीक है ना, इसको हम मतलब इसके ऊपर किस किस्म का लॉ होगा, और क्या कहते हैं किस किस्म का लॉ इसके ऊपर होगा। और मतलब अब क्या कहूँ, मेरे बस दिमाग से बिल्कुल बात ही निकल गई है, ठीक है। अच्छा, तो अब इसको यहाँ से लेकर चलते हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है। फ्रॉम 1774 to 1781 there was no government except that of the Continental Congress, while the colonies had their own governmental setups, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को याद हो कि 1776 में उन लोगों ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की थी, 1781 अक्टूबर में जो वॉर वगैरह चल रही थी उनकी, वो अमेरिकन वॉर जो चल रही थी वो लोग जीत गए थे, ठीक है ना। तो इस सारे टाइम में अमेरिका के ऊपर कोई इतनी कोई
मतलब किसी की खास कोई गवर्नमेंट नहीं थी। वो यही था कि देयर वाज नो गवर्नमेंट एक्सेप्ट दैट ऑफ द कॉन्टिनेंटल कांग्रेस। अब कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में कोई गवर्नमेंट नहीं थी, ठीक है ना। वो सिर्फ जो कॉलोनीज थी वो आपस में सिर्फ यूनाइट हुई थी एक उनका जो एक एग्रेसर के खिलाफ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, ठीक है ना। अब ये नहीं था कि मतलब उसमें इसको भी हमको इतनी खास गवर्नमेंट नहीं कह सकते, लेकिन ये था कि कॉन्टिनेंटल कांग्रेस जो थी, मतलब कुछ ना कुछ तो वो थी ना, मतलब हम उसको गवर्नमेंट नहीं कह सकते, लेकिन ये था कि मतलब वहाँ पे कुछ मौजूद था जिसने इन 13 कॉलोनीज को यूनिटी दी हुई थी। 13 कॉलोनीज एक साथ एक ही तरीके से एक्ट कर रहे थे, ठीक है। दूसरा ये था कि जितनी भी कॉलोनीज जो थी उनके अपने गवर्नमेंटल जो सेटअप्स तो थे ना, जो मतलब पुराने, जो हमने सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है 1774 से लेकर 1781 तक हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, कि वहाँ पे क्या हो रहा था, किस किस्म की गवर्नमेंट थी, ठीक है। बीच में जो वो एबॉलिश हो गई थी, उनकी असेंबलीज वगैरह एबॉलिश हो गई थी, ठीक है। अच्छा, फिर जो है दूसरा पॉइंट ये, जो ये कॉन्टिनेंटल जो कांग्रेस थी ना, या मतलब अब या जो उस वक्त जो अमेरिका था, ठीक है ना तो उसमें कोई एग्जीक्यूटिव था, ना कोई लेजिस्लेचर थी नेशनल लेवल के ऊपर, ठीक है, और ना कोई जुडिशरी थी नेशनल लेवल के ऊपर, ठीक है। जो कांग्रेस बनी हुई थी, ठीक है, क्या कहते हैं, ये मैं फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस और सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस की बात करूं जो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, ठीक है। ये जो कांग्रेस वगैरह जो बनी थी, जिसने अपने लिए आर्मी बनाई थी, ठीक है, और ये हमने पहले ही पढ़ा था कि उन्होंने कहा था कि कांग्रेस जो है फिर उन्होंने वो क्या कहते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1776 के बाद उन लोगों ने कहा था कि कांग्रेस के पास वो सारे राइट्स हैं, या अमेरिका के पास वो सारे राइट्स है कि वो लोग जो है फॉरेन क्या कहते हैं, बाकी कंट्रीज के साथ जो है ट्रीटीज कंक्लूड कर सके, वो वॉर पे जा सके, और वो पीस जो है ना उसको कंक्लूड कर सके, ठीक है ना। तो ये सारी जो था ना, क्या कहते हैं, कांग्रेस के पास, अब मतलब कांग्रेस कोई गवर्नमेंट नहीं थी ना, तो वहाँ पे कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी थी, ना तो वहाँ पे कोई लेजिस्लेटिव अथॉरिटी थी, ना तो वहाँ पे कोई जुडिशरी थी। बस वो जो 13 कॉलोनीज थी वो एक साथ आई हुई थी, ठीक है ना। और उन लोगों ने ये करना था कि बस उन्होंने एक फॉरेन एनिमी को जो है ना उसको शिकस्त देनी थी। उसकी वजह से उन लोगों ने एक आर्मी बनाई हुई थी, ठीक है, और उन्होंने अपने ऊपर ये पावर्स भी कन्फर की हुई थी कि मतलब हम लोग जो ऐसे कि उन लोगों ने फ्रेंच अलायंस किया था, ठीक, इट वाज ओनली कंसर्न्ड विद फॉरेन अफेयर्स, वॉर एंड टू कंक्लूड ट्रीटीज, ठीक है ना। और तो ये सारा मतलब उसको जो मेन मकसद था उस वक्त का वो ये था, ठीक है। तो जब दिस मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स, अब वेट नाउ, अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद जो है अब वो ये हुआ है कि thus a need for central government arose to tackle problems such as the repayment of foreign debt contracted during the Revolutionary War, regulating interstate trade and commerce and etc. ठीक है ना। अब ये हुआ है कि मतलब अब जब ब्रिटिशर्स को इन लोगों ने मतलब अब अमेरिका से निकाल दिया, अमेरिकन लैंड से निकाल दिया, ठीक है ना। अब इनके पास यूनिटी तो थी, लेकिन इनके पास सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं थी, ठीक है। और इन लोगों ने एज अ होल एक फॉरेन डेप्ट ये लोग अपने ऊपर इन लोगों मतलब इनके ऊपर आ गया था, ठीक है, ड्यूरिंग द वॉर, जो इन लोगों ने मतलब डिफरेंट पावर से लिए थे, ठीक है, बस की रिपेमेंट का मसला था। दूसरा ये था कि जो इंटर कॉलोनियल ट्रेड वगैरह थी उसको इन लोगों ने रेगुलेट करना था, और भी बहुत से मसाइल थे, ठीक है ना। तो मतलब वहाँ पे एक क्या कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की नीड जो है ना उसकी बहुत ज्यादा एक शिद्दत से जरूरत आ गई थी, क्योंकि 13 कॉलोनीज ने पहले तो यूनाइटेडली एक फॉरेन एग्रेसर को है ना हराया था। जाहिर बात है, जब आप इतने ओवर अ पीरियड ऑफ 4 to 5 years, मतलब जब आप यूनाइटेडली काम करते हैं तो आपके ऊपर जो उसका खर्चा हो गया, मतलब जितने भी मसले मसाइल होंगे फिर वो यूनाइटेडली आप सारों को टैकल करने पड़ेंगे। इसलिए जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसकी एक नीड आ गई थी कि आपके पास एक एग्जीक्यूटिव भी हो, आपके पास एक लेजिस्लेचर भी हो, और आपके पास जो है ना जुडिशरी भी हो, ठीक है। तो ये जो है ना वहाँ पे मतलब ये इंट्रोडक्शन में ये वाली बातें हैं, ठीक है। इसके बाद फिर है, आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस द कॉलोनी फॉर्म्ड अ यूनियन अंडर द आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन। This came into force after ratification by the states in March 1781. Under the article, states were recognized as sovereign and given complete freedom to handle their internal affairs. Very limited powers were con- conceded to the Union. When the independence of the colonies was recognized by the British in 1783, there did not exist any effective central government. अच्छा, अब देखो तकरीबन ये हम शायद नीचे जाके पढ़ेंगे भी कि आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन क्या आया था, लेकिन जो आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन थी ना, ये इनकी बिल्कुल एक इनिशियल सी
कॉन्स्टिट्यूशन आप इसको कह सकते हो, ठीक है। मतलब इन लोगों ने अपने एक प्लान ऑफ एक्शन बनाया हुआ था, ठीक है। मतलब इन लोगों ने डिफरेंट जो कॉलोनीज जो एक साथ आ रही थी और यूनाइटेडली काम कर रही थी, तो ये किस प्लान ऑफ एक्शन के तहत एक साथ काम करेंगी ना, तो इन लोगों ने उसको आर्टिकल ऑफ जिसको इसका नाम था आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ द यूनियन, कुछ इस तरह नाम से भी हम नीचे जाके पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इन लोगों ने इस किस्म की एक बड़ी इनिशियल सी एक अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना दी थी कि जो ओवर द पीरियड ऑफ ये जो 1781 से लेके जो 70 क्या कहते हैं 1774 से लेके 1783 तक, दिस केम इनटू फोर्स आफ्टर द रेक्टिफिकेशन बाय द स्टेट्स इन मार्च 1781। 1781 से लेके 1783 तक नहीं है, मतलब इस आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन के तहत जो है ना ये लोग अपनी थोड़ी बहुत जो है ना गवर्नमेंट को चला रहे थे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में जो है ना ये उसी की आप इसको थोड़ा सा कंटिन्यूएशन में लेके आ सकते हैं ना कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद मतलब पोस्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या हालात थे, जो इन लोग मतलब कैसे जो है ना फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह बनी थी, ठीक है। उसके बाद मतलब वहाँ पे उस वक्त के क्या हालात थे, ठीक है ना, कि वो जो नीड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट थी तो वो क्यों थी, ठीक है। तो वो जो है ना वो सब कुछ जो है ना इस इन चीज इर्द गिर्द जो है ना इन चीजों के घूमती है, ठीक है। अगर अभी यहाँ पे कोई सवाल हो या कुछ हो तो जरा आप लोग मुझसे पूछ लें। हेलो, दो क्वेश्चन सब नहीं है कोई क्वेश्चन? नहीं, क्लियर है। नो सर। अच्छा ठीक है, सही है। अच्छा भी एक बार फिर इसको थोड़ा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तक हमने पढ़ा था। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है ना उसके बाद की मतलब ये थोड़ी बहुत कहानी है कि मतलब आगे जो सारी 13 कॉलोनीज जो है ना यूनाइट हो रही है, यूनाइटेडली काम कर रही है अगेंस्ट फॉरेन एग्रेसर। इन लोगों ने आगे अपनी हुकूमत किस तरह लेकर चलनी है। मतलब अब एक लैंड के ऊपर पहले फ्रांस था, फ्रांस निकल गया, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिशर्स जो थे वो रह गए थे। अमेरिकन यही चाहते कि उनके पास सेल्फ गवर्नमेंट हो। अब वो सेल्फ गवर्नमेंट को बिल्कुल ठीक तरीके से आगे लेकर चलने के लिए नहीं है, उनको किसी किस्म की कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत थी, ठीक है। 13 कॉलोनीज तो यूनाइट हो गई थी, ठीक है, लेकिन इनको क्योंकि ये लोग वॉर एक साथ लड़े हुए थे, ठीक। इन लोगों ने उस वक्त सिर्फ फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस और सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस बनाई हुई थी, ठीक है। दैट वाज ओनली कंसर्न्ड विद फॉरेन अफेयर्स, वॉर एंड टू कंक्लूड ट्रीटीज, ठीक है। लेकिन वहां पे ना वो जो गवर्नमेंट के किसी भी गवर्नमेंट के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है लेजिस्लेचर और एक होता है जुडिशरी। अगर इसमें से एक भी मिसिंग हो ना तो आप उसको इफेक्टिव क्या कहते हैं गवर्नमेंट नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना। ये तीनों उसके है ना कंपोनेंट्स है। अब कांग्रेस जो थी ना तो वो कोई एग्जीक्यूटिव था, ना वो कोई लेजिस्लेचर था, ना वो कोई जुडिशरी थी। वो सिर्फ इस वो जो थी ना वो 13 कॉलोनीज के एक कन्फेडरेशन बना हुआ था जो कि क्या कहते हैं एक साथ काम कर रही थी वॉर लड़ने के लिए, ठीक है। अब ड्यूरिंग ये जो इतने सारा जो वक्त गुजरा है, तकरीबन आप कह दे 1744 से लेके 1783 तक, ठीक है ना। अब इन लोगों ने कितनी वॉर्स लड़ी, इन लोगों ने अपनी आर्मी बनाई हुई थी। इस इन लोगों ने दूसरे फ्रेंच अलायंस किया हुआ था। इन लोगों ने वो वॉर लड़ने के लिए जो है ना इन लोगों ने है ना क्या कहते हैं इनके ऊपर फॉरेन डेब्ट आ गया था। अब फॉरेन डेब्ट क्योंकि 13 कॉलोनीज के ऊपर क्या कहते हैं कलेक्टिवली आ रहा है, तो जाहिर बात है कि जब वॉर खत्म हो जाती है तो इन लोगों ने कुछ कलेक्टिवली ऐसा करना होगा ना कि ये जो फॉरेन डेब्ट जो थी एक तो इसको खत्म कर सके और दूसरा जो इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स मतलब ये 13 कॉलोनीज के दरमियान जो ट्रेड और कॉमर्स हो रही थी ना इसको भी रेगुलेट करना था। अब इस सबको रेगुलेट करने के लिए नहीं एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जरूरत थी, एक स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव सेंट्रल गवर्नमेंट की जरूरत थी, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात फिर ये है कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी ना, कॉलोनीज ने एक इनिशियल किस्म की एक अपने लिए प्लान ऑफ एक्शन बनाया था, ठीक है। एक अपने लिए इनिशियल किस्म की कॉन्स्टिट्यूशन बनाई थी, ठीक है। उसको हम कहते हैं यूनियन अंडर द आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन। मतलब वो एक यूनियन था, ठीक है। तब भी वो इतनी कोई खास आप उसको एक सेंट्रल गवर्नमेंट का नाम नहीं दे सकते, ठीक है ना। अच्छा, दिस केम इनटू फोर्स आफ्टर द रेक्टिफिकेशन बाय द स्टेट्स इन मार्च 1781। Under the articles, states were recognized as sovereign and given complete freedom to handle their internal affairs. इसमें जो है ना जो आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन जो था ज्यादातर पावर्स जो थी ना वो स्टेट को दी हुई थी, ठीक है ना। और वेरी लिमिटेड पावर्स वर कंसीडर्ड टू द यूनियन। मतलब वो जो
इनका जो आपस में एक यूनियन जो बना हुआ था, ठीक है ना, उसको इन लोगों ने बड़ी लिमिटेड पावर्स दी हुई थी। When the independence of the colonies was recognized by the British in 1783, there did not exist any effective central form of government. मतलब एक सेंट्रल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक यूनियन तो था लेकिन वो इफेक्टिव नहीं था, ठीक है ना। ये सारे काम करने के लिए किस लिए इफेक्टिव नहीं था? रिपेमेंट ऑफ फॉरेन डेब्ट एंड रेगुलेटिंग ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, इतना वो इफेक्टिव नहीं था कि ये सब कुछ कर सके। तो इंट्रोडक्शन में और पोस्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो इन लोगों ने जो सेल्फ गवर्नमेंट को आगे, सेल्फ गवर्नेंस को आगे लेकर जो चलना था ना, उसकी ये वाली कहानी, जो पहले 3-4 पॉइंट जो मैंने इंट्रोडक्शन में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब लेस देन अ मिनट रह गया, इसको मैं सेव करता हूँ और दूसरा कोई आप लोग वो बना लें, क्या कहते हैं, रूम बना लें, फिर उसमें मुझे होस्ट बना दें, ठीक है। ठीक है, अच्छा अब इसमें जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग जो है ना, अब इसका थोड़ा जो किस्सा जो है ना वो थोड़ा लंबा भी है, ठीक है। और दूसरी बात ये, अच्छा सवाल जो है अक्सर जब अगर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग से आएगा ना, तो उससे इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में सवाल आएगा, ठीक है ना, कि मतलब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग जो थी उसका मसला क्या हो रहा था, मतलब वो बनने में, और इसमें बनने में जो है ना मतलब क्या मसले दरपेश हो रहे थे, ठीक है। अब इसमें जो हमने जो ऊपर पढ़ा है कि जो आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन जो था, ठीक है ना, ये जो 1781 में रेक्टिफाई हुआ था, ये अगर आप वो याद, हमने सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में ये पढ़ा था कि इन लोगों ने जो है ना वो बनाई थी, सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की थी, ठीक है। इन लोगों ने जब ये सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस बना था ना, तो इन लोगों ने दो कमेटीज फॉर्म की थी। एक कमेटी इन लोगों ने फॉर्म की थी, उसने जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो था ना उसको फ्रेम करना था, और दूसरी कमेटी इन लोगों ने ये वाली फॉर्म की थी कि उसने किसी किस्म के एक जो यूनियन है और किसी किस्म का जो एक कॉन्स्टिट्यूशन, इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन बनानी है जिसके तहत ये जो है ना सेल्फ गवर्नेंस कर सके। तो ये उस वक्त का किस्सा है, मतलब ये जो है ना, मतलब कमेटी ने तो वो अपना प्रपोजल दे दिया था, लेकिन उसको रेक्टिफाई करने में जो है ना इनको टाइम लगा था 1781 तक का। और फिर 1781 से लेके 1783 तक अमेरिका की जो गवर्नमेंट हुई थी ना, वो अंडर आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन एंड परपेचुअल यूनियन उसे कहा जाता था, ठीक है। इट वॉज फ्रेम्ड बाय द सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस साइमल्टेनियसली व्हाइल प्रिपेयरिंग द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब ये डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो इन लोगों ने 1776 में पेश की थी, ठीक है ना, इसके साथ साथ इन लोगों ने ये जो आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन एंड परपेचुअल यूनियन जो है ना, ये भी इन लोगों ने बनाया था। लेकिन ये तो एकदम जो है क्या कहते हैं उसमें नहीं आ सकता था ना, इन इफेक्ट नहीं आ सकता था, इसको सारी स्टेट्स ने रेक्टिफाई करना था, ठीक है। तो उसकी जो रेक्टिफिकेशन थी ना वो तकरीबन फिर 1781 तक हुई थी, ठीक है। द यूनियन अज्यूम्ड द टाइटल द यूनाइटेड स्टेट्स इन कांग्रेस असेंबल्ड। अब अभी तो हम कहते हैं ना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उस वक्त इन लोगों ने जो इस यूनियन को जो नाम दिया हुआ था ना, उस यूनियन का नाम था द यूनाइटेड स्टेट्स इन कांग्रेस असेंबल्ड, ठीक है। तो ये जो था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, अभी भी ये, अब ये जो है ना ये इनकी पहली कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, पहली कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ये आप इसको एक बिल्कुल एक इनिशियल प्लान ऑफ एक्शन कह सकते हैं, इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो हम लोग अभी पढ़ेंगे। इसके साथ इसमें अपने आप को ये कंफ्यूज मत कर देना कि जो आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन है ये हमारी पहली कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसा नहीं है। पहली कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें टोटल जो है ना वो 2 कॉन्स्टिट्यूशन हैं। तो अब ये हम पढ़ते हैं कि जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी शॉर्ट कमिंग्स क्या थी, ठीक है ना। अच्छा, गवर्नमेंट अंडर द आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन, ठीक है। जो इन लोगों ने जो आर्टिकल्स बनाए हुए थे कॉन्फेडरेशन के, जिसके तहत ये लोग अपने आप को कहते थे द यूनाइटेड स्टेट्स इन कांग्रेस असेंबल्ड, ठीक है ना। तो उसमें किस किस्म की गवर्नमेंट थी उनकी, ठीक है ना। तो पहले हम पढ़ लेते हैं कि स्टेट्स जो थे उसमें उनके पास किस किस्म की पावर्स थी, और मतलब स्टेट्स उसमें किस किस्म की थी, कांग्रेस किस किस्म की थी, सेंट्रल एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है ना। सब कुछ हम पढ़ते हैं कि मतलब उसके उसमें जो है ना क्या कहते हैं गवर्नमेंट अंडर द आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन कैसी थी, मतलब वो जो इन लोगों ने अपने जो प्लान ऑफ एक्शन बनाया हुआ था जो कि 1781 से 1783 तक रहा था, उसमें क्या था। नंबर 1 ये था, स्टेट्स जो है ना उसको बहुत ज्यादा पावर्स दी गई थी, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के क्योंकि ये तो कॉलोनीज रही हुई थी, ठीक है ना, और इन लोगों को हर कॉलोनी को अपने मतलब अपनी सेल्फ गवर्नेंस चाहिए थी, ठीक है ना।
तो उसमें जो है ना, और सारी की सारी स्टेट्स थी, ठीक, उसका कॉलोनीज थी, आप स्टेट्स में बदल रही थी, स्टेट्स थी। तो उन लोगों ने, क्योंकि उनकी जो उस वक्त जो मेन क्या कहते हैं लॉयल्टी जो होती थी ना, उस वक्त उनकी स्टेट के साथ थी, ठीक है ना। सो वेरी एक्सटेंसिव पावर्स उनको दी गई थी। हर एक स्टेट जो था वो बहुत ज्यादा सॉवरन था, बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट था, ठीक है। वो फ्री था कि अपने इंटरनल अफेयर्स हर स्टेट जो है ना अपने खुद कंडक्ट कर सके, ठीक है। हर स्टेट को ये पावर भी दी गई थी कि पावर टू रेज देयर ओन मिलिशिया, अपनी आर्मी वो रेज कर सकती थी, एंड रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशंस ऑफ द कांग्रेस, ठीक है ना। अब यहाँ पे मतलब ये देखो, रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशंस ऑफ द कांग्रेस, अब ये उसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं था, मतलब ये उसकी एक रिक्वायरमेंट थी, ठीक। अगर वो ना भी करे तो खैर है, मतलब जरूरी है कि करे, लेकिन अगर नहीं भी करते तो उसको ऑलरेडी इतनी ज्यादा पावर्स दी गई थी स्टेट्स को, कि बहुत ही ज्यादा पावर्स थी अपने सारे इंटरनल अफेयर्स, मतलब अब आप इसको इस तरह ले सकते हैं कि पाकिस्तान की अगर उसमें आप देखें तो इस्लामाबाद तो मौजूद है, लेकिन इस्लामाबाद के पास पावर्स बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। वो डिफरेंट प्रोविंसेस को है रिकमेंडेशन तो दे सकते हैं कि आप लोग ये काम करें, वो काम करें, ठीक है। लेकिन स्टेट के पास इतनी पावर है कि अपने इंटरनल अफेयर्स जितने भी उनके हैं, ठीक है, वो खुद ही कंडक्ट कर सकें, ठीक है। अब केपीके की अपनी एक आर्मी हो, पंजाब की अपनी एक आर्मी हो, ठीक है ना, और वो फुली इंडिपेंडेंट हो और सॉवरन हो किसी भी किस्म की सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है ना। तो उस वक्त जो था ना वो इसी तरह था कि इन सब का, इन सारी स्टेट्स का 13 कॉलोनीज जो कि स्टेट्स में बदल गई थी, ठीक है ना, उनके पास वो अपने सारे फैसलों में सॉवरन थी, इंडिपेंडेंट थी, अपने इंटरनल अफेयर्स को कंडक्ट करने के पास उनकी पूरी पावर थी। और भी बहुत सारी एक्सटेंसिव पावर्स उनको दी गई थी कि वो ट्रेड कर सकते हैं, कॉमर्स वगैरह, ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो फुली इंडिपेंडेंट था, ठीक है। रेवेन्यू क्या कहते हैं, टैक्स कलेक्शन वगैरह, ठीक है, अपनी आर्मी वो लोग बना सकते थे, ठीक है ना। और उनको उनकी ये कांग्रेस की तरफ से जो भी, मतलब कांग्रेस उनको एक रिकमेंडेशन देती है ना, तो ये तो उनको वो ये था कि वो इस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकें अपने स्टेट के अंदर या अपने प्रोविंस के अंदर, ठीक है ना। तो एक तो स्टेट्स की जो बात थी अंडर अंडर द आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन, वो तो ये थी, ठीक है। अच्छा, अब कांग्रेस जो था ना उसमें ये था कि सारे स्टेट से जो है ना डेलीगेट्स वहां उसमें मौजूद होते थे, ठीक है। 1 वोट फॉर ईच स्टेट, हो सकता है कि डेलीगेट्स जो है ना पर क्या कहते हैं, डेलीगेट्स जो है ना पर स्टेट जो है ना थोड़े ज्यादा भी हों, लेकिन फैसले करते वक्त हर स्टेट को है ना 1 वोट दिया गया था, ठीक है। फिर किसी भी किस्म का लॉ पास करने के लिए, मतलब कांग्रेस अगर कोई लॉ पास कर रही है ना तो फिर सारी कॉलोनीज के ऊपर लागू होगा, ठीक है ना। तो उसके लिए जो है ना 3/4 मेजोरिटी चाहिए होती थी कांग्रेस में सारी स्टेट्स की किसी भी किस्म के बिल को पास करने के लिए। और जो आर्टिकल्स बने हुए थे कॉन्फेडरेशन के, ये तब तक नहीं पास हो सकते थे जब तक के यूनैनिमिटी हो, ठीक है, जब तक के सारी की सारी स्टेट्स जो है ना वो जो है इसके ऊपर एग्री हो। तो ये बड़ा मुश्किल होता है कि सारे के सारे जो स्टेक होल्डर्स हो ना वो एक ही बात के ऊपर एग्री हो। तो इससे ये हो रहा था कि जो आर्टिकल्स थे ना उनकी अमेंडमेंट किसी किस्म की भी नहीं हो सक रही होगी, ठीक है ना। तो ये कांग्रेस के पास जो है ना इस किस्म की क्या कहते हैं पावर थी उस वक्त उसके पास। स्टेट्स के पास बहुत सारी पावर थी, ठीक है ना। कांग्रेस का जो वर्किंग थी वो इस किस्म की थी कि 3/4 मेजोरिटी चाहिए होती थी किसी भी किस्म के बिल को पास करने के लिए। दूसरा, अगर आपने आर्टिकल्स को अमेंड करने, चेंज करने, तो उसके लिए आपको यूनैनिमिटी चाहिए होती थी, ठीक है। और हर एक स्टेट को है ना कांग्रेस में सिर्फ 1 वोट दिया गया था, ठीक है। और सारे की सारी स्टेट्स जो थी उसमें से डेलीगेट्स उसमें मौजूद थे, ठीक है। अब जो सेंट्रल एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट जो थी, ठीक है ना, उसके पास जो थी बहुत ही वेरी लिमिटेड पावर्स थी, ठीक है। उसकी क्या पावर्स थी, वही जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, या तो वो वॉर डिक्लेयर कर सकती थी, मेकिंग पीस, कंडक्टिंग डिप्लोमेसी, डीलिंग विद द इंडियंस। ये जो इंडियंस की जो मैं बात कर रही हूँ वही जो रेड इंडियंस थे, लोकल इनहेबिटेंट्स थे, जो कि पहले से अमेरिका के रहायशी थे और ब्रिटिशर्स बाद में गए थे, ठीक है ना। तो डील विद इंडियंस, रेज एन आर्मी एंड नेवी, borrow money, coin money, regulate weights, establish post offices, could not impose any tax dependent on states
फॉर द मनी, ठीक है ना। अब इसके पास अपनी कोई पावर थी नहीं, इसको बहुत ही कम पावर दी हुई थी, ठीक है। वही पावर जो थी कांग्रेस के पास हमने पहले पढ़ी है कि वो लोग आपस में डिसाइड कर रहे थे कि हम लोगों ने जंग करनी है कि नहीं करनी है, ठीक है। अलायंस वगैरह किसी और फॉरेन कंट्री के साथ बना सकते थे, जो वहाँ के लोकल इनहेबिटेंट्स थे उनके साथ डील करने का काम था इसके साथ, ठीक है। और क्या कहते हैं, नेवी को प्रॉपरली रखना, आर्मी को प्रॉपरली रखना, क्या कहते हैं, कॉइन मनी मतलब को क्या कहते हैं वो होनी चाहिए ना। अच्छा ये भी याद रखो, इस वक्त इनकी वो थी क्या कहते हैं, मतलब हर स्टेट का था ना, इसमें इनकी करेंसीज भी इस टाइम डिफरेंट थी, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं था कि पूरे अमेरिका में जो है ना एक ही करेंसी हो, ठीक है ना। डिफरेंट कॉलोनीज में डिफरेंट किस्म की करेंसीज जो है ना वो यूज होती थी, मतलब जो उनका। तो इसलिए रेगुलेटिंग वेट्स, कॉइनिंग मनी, स्टैब्लिशिंग पोस्ट ऑफिसेस, अच्छा ये जो है ना किसी किस्म का भी टैक्स भी है ना उसके ऊपर लागू नहीं कर सकते थे किसी भी स्टेट के ऊपर, ठीक है ना। और दूसरा ये था कि जो सेंट्रल एजेंसी थी है जो कांग्रेस थी, इसकी जो वर्किंग जो थी ना, मतलब जाहिर बात है किसी भी किस्म का काम करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो पैसों की जरूरत होती थी। अब क्योंकि ये खुद टैक्स इम्पोज नहीं कर सकती थी, ठीक है ना, तो इसके पास अपने कोई पैसे नहीं होते थे। इसके पास जो पैसे होते थे वो वही क्या कहते हैं, इसके पास फंड्स आते थे जो कि इसको डिफरेंट स्टेट से मिलती थी। तो इस तरह स्टेट्स के मेन बात जो है ना यहाँ पे सीखने वाली ये है कि स्टेट्स के पास बहुत सारी पावर्स थी, और जो सेंट्रल एजेंसी ऑफ द जो गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट उस वक्त की जो थी वो बहुत ही इनइफेक्टिव थी, और मतलब वो स्टेट्स के ऊपर डिपेंडेंट थी अपनी वर्किंग के लिए, ठीक है ना। अच्छा दूसरी बात फिर ये कि नो स्टेट कुड विड्रॉ फ्रॉम द यूनियन जस्ट एन अरेंजमेंट ऑफ सॉवरन स्टेट्स, ठीक है ना। मतलब बस इन लोगों की वही बात थी कि मतलब ये जो है ना एक परपेचुअल यूनियन था, ठीक है। अब परपेचुअल यूनियन इसको इसलिए कहा गया था कि मतलब ये जो है ना ये यूनियन टूट ना सके, ठीक है ना। इनके पास अच्छा ये जो स्टेट्स थी ना, इनको तब इसकी जो आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन इस किस्म का था, इसका ये रूल था कि किसी भी किस्म की जो स्टेट है ना वो इस यूनियन में से निकल नहीं सकती है, ठीक है। बस वो एक जो सॉवरन स्टेट्स थी, जो कि स्टेट्स के पास बहुत सारी पावर्स थी ना, बस वो एक अरेंजमेंट हुई हुई थी, और वो सारे जो है ना एक जगह पे आके बैठते थे, और कुछ ना कुछ जो बड़ी बड़ी बातें हैं ना लड़ने की, पीस बनाने की, डिप्लोमेसी करने की, मतलब वो एज अ होल जो है ना वो लोग कर सके, ठीक है। तो ये जो है ना नंबर 1 पॉइंट है कि गवर्नमेंट किस किस्म की थी आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन के तहत, ठीक है। तो अब अच्छा यहाँ तक अगर कोई सवाल हो किसी का। कोई सवाल है? सर क्लियर है। क्लियर है, ठीक है। अच्छा सही है। अब इसके बाद जो है ना आता है कि मतलब इसमें डिफेक्ट्स क्या आते हैं आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन में, ठीक है। अच्छा इससे थोड़ी बहुत हमारी डिस्कशन हो भी गई, लेकिन चलो फिर भी पढ़ते हैं, ठीक है। एब्सेंस ऑफ इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव, जिस तरह मैं कह रहा हूँ ना कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो इफेक्टिव थी नहीं, वो पावरफुल थी नहीं, ठीक है। President of the Congress was entrusted with all implementation but vested with very limited executive powers. Likewise, Secretary Foreign Affairs and Finance did not have any administrative powers. ठीक है। जो कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट था ना उसको ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो थी कि वो सब कुछ जो है ना जो कि कांग्रेस से जो बिल वगैरह पास हो रहे हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जाए ऑल ओवर द कॉलोनीज, लेकिन उसको पावर्स बहुत कम दी गई थी, ठीक है ना। जब पावर उसको बहुत कम दी गई हो तो मतलब वो इस सब की इम्प्लीमेंटेशन किस तरह करे, ठीक है। इस तरह इनके पास इनका जो फॉरेन अफेयर्स का जो सेक्रेटरी होता था या फाइनेंस का जो सेक्रेटरी होता था ना, ठीक है ना, उनके पास भी मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स थी ना वो बहुत ज्यादा कम थी, ठीक है। ऑल इन ऑल यही बात है कि जो एग्जीक्यूटिव था ना वो जो उसके जो एक इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव होता है कि स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है ना वो स्ट्रॉन्ग थी नहीं, ठीक है। वहां पे जो थी मतलब जो एग्जीक्यूटिव पावर जो थी मतलब एक स्ट्रक्चर तो मौजूद था, लेकिन उनको उनको वो पावर्स दी ही गई नहीं हुई थी कि जिसके तहत जो है ना वो लोग कुछ ना कुछ जो है ना एग्जीक्यूटिव की पावर्स जो है ना उसको इस्तेमाल करते हुए सारी जो ओवरऑल जो 13 कॉलोनीज है ना इसके ऊपर जो इनके जो फैसले आ रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट कर सके, ठीक है। तो जरा 1 मिनट दे मुझे, मैं आता हूँ।
अच्छा, यहाँ तक बात समझ आ गई है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद है ना, जैसे मैंने कहा ना कि तीन चीज़ें होती हैं, एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट होनी चाहिए, लेजिस्लेचर होना चाहिए और नेशनल जुडिशरी होनी चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे दूसरा मसला ये था कि इन लोगों ने आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन में किसी किस्म की मतलब कोई नेशनल जुडिशरी का नाम ही नहीं था, ठीक है ना। तो नो नेशनल जुडिशरी, ऑर्डिनरी केसेस वर ट्राइड इन स्टेट कोर्ट्स, वायलेशन ऑफ कांग्रेस, ये जो कांग्रेशनल लॉज कुड नॉट बी पनिश, ठीक है ना। अब जो है कि नेशनल जुडिशरी थी नहीं, जो मतलब आम किस्म के जो क्राइम वगैरह हो रहे थे वो तो स्टेट कोर्ट्स में उसके ट्रायल वगैरह हो जाते थे, ठीक है। लेकिन जो लॉज वगैरह जो मतलब जो कि कांग्रेस वगैरह पास कर रही थी उसकी वायलेशन में इनके पास कोई ऐसी नेशनल जुडिशरी थी नहीं कि वो उसको पनिश कर सके जो कि इसकी वायलेशन कर सक रहा है। और इसी तरह इनके पास मतलब ये पावर ही नहीं थी कि मतलब वो इन सारी चीज़ों को अपने किए हुए या पास किए हुए बिल्स जो है ना उनकी इम्प्लीमेंटेशन कर सके, जो लॉज जो है कांग्रेस पास कर रहा था। क्योंकि नेशनल जुडिशरी या जुडिशरी का काम यही होता है कि वो हर चीज़ को चेक और बैलेंस में रख सके, ठीक है ना, कोई भी किसी किस्म की वायलेशन नहीं कर रहा। क्योंकि अब कांग्रेस जो थी वो एक नेशनल लेवल की बात थी, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की बात थी, तो इनको फिर एक नेशनल जुडिशरी भी चाहिए थी कि जो भी कांग्रेस के लॉस के खिलाफ जा रहे तो हम उसको पनिश कर सके। अब क्योंकि नेशनल जुडिशरी थी नहीं तो ये किसी को पनिश नहीं कर सकते थे। जो स्टेट्स जो है ना, इसी तरह इनके पास और भी पावर थी कि वो जिस तरह चाहे वो अपना जो है ना क्या कहते हैं काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा है डिफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कांग्रेस, ठीक है ना। अब ये जो था सिर्फ एक हाउस था, ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट्स एंड नॉट द पीपल, ओनली वन वोट फॉर ईच स्टेट, important decisions could not be taken with the consent of all states, all members rarely attended the sessions, ठीक है ना। अब जो ऑर्गेनाइजेशन थी कांग्रेस की और इन लोगों ने जो अपने लिए रूल्स बनाए हुए थे कि हर एक स्टेट के पास सिर्फ एक ही वोट है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा ये था कि कांग्रेस जो थी तो मतलब वो एक ही हाउस है, जैसे तो हमारे पास होती है ना बाइक कैमरा लेजिस्लेचर, ठीक है, एक लोअर हाउस होता है, एक सेनेट होता है, ठीक है ना। मतलब वो हर स्टेप पे तो जो है ना जो भी बिल पास हो रहा होता है उसके क्या कहते हैं जो भी बिल पास हो रहा होता है तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ चेक होता है, उसके ऊपर बार बार डिस्कशन हो रही होती है, ठीक है ना। तो अगर तो ये जो चीज थी ना ये वहाँ पे एब्सेंट थी, एक ही हाउस था वहाँ पे, ठीक है। दूसरा ये था कि वहाँ पे जो आम जो आवाम थी ना उसकी बातें नहीं हो रही थी, बात जो हो रही थी वो स्टेट की हो रही थी, ठीक है ना, कि हर कोई यही चाहता कि कैसे वो अपनी जो स्टेट है ना उसको ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचा सके, ठीक है। दूसरी बात ये थी कि मतलब जो इम्पोर्टेंट डिसीजन जिससे हमने क्या 3/4 मेजोरिटी चाहिए होती थी किसी भी किस्म के लॉ को पास करने के लिए, ठीक है ना। अब तो इन मेंबर्स क्योंकि ये लोग मतलब ज्यादा इंटरेस्टेड थे ही नहीं, मतलब उनके पास ऑलरेडी इतनी ज्यादा पावर्स थी स्टेट्स के पास, तो वो लोग मतलब आते थे तो मतलब इस चीज की इन लोगों ने ऐसी एक मजाक में लिया हुआ था, ठीक है। तो ऑल मेंबर्स रेयरली अटेंडेड द सेशन, तो जब सारे मेंबर्स आए रही नहीं है, ठीक है ना, तो उसकी वजह से ये हो रहा था कि जो इम्पोर्टेंट किस्म के जो फैसले होने थे ना वो हो ही नहीं सक रहे थे कि आप लोग क्या हुकूमत जो है ना ये जो अमेरिका जो है या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सारों के लिए जो है ना कोई अच्छे सही ठीक ठाक फैसले कर सके, ठीक है। अच्छा, फिर चौथी जो बात है वो ये कि लैक ऑफ फाइनेंशियल पावर्स, ठीक है, वही बात जो हमने ऊपर पढ़ी है कि डिपेंडेंट ऑन स्टेट्स फॉर मनी, कांग्रेस यूजुअली फेस इकोनॉमिक क्राइसिस, foreign powers were not ready to give loans to an agency which was not permanent, the states did not want to confer many powers to the Congress, fear of breaking up, ठीक है। अब क्योंकि उसके पास मैंने जैसे कहा कि अपनी तो कोई पावर थी नहीं टैक्स वगैरह किसी के ऊपर किसी भी स्टेट के ऊपर टैक्स लगाने की, ठीक है ना। तो वो डिपेंडेंट थी स्टेट्स के ऊपर क्या कहते हैं उनके पास जितने किसी के फंड्स होते थे अपनी वर्किंग के लिए, ठीक है। तो ज्यादातर इस तरह हो रहा था कि कांग्रेस जो है ना उसको हर वक्त किसी न किसी किस्म का इकोनॉमिक क्राइसिस का जो है ना होता था उनके पास। दूसरी बात ये थी कि मतलब बाकी फिर भी इन लोगों ने रिपेमेंट ऑफ डेप्ट तो करनी ही करनी थी, लेकिन इनको हो सकता है कि उस पर किसी और भी लोन वगैरह की जरूरत हो, तो जो फॉरेन पावर्स थी वो ऐसी एक एजेंसी को या ऐसी एक कांग्रेस को लोन देने के लिए तैयार नहीं थी जिसका कोई मतलब पता ही नहीं था, कोई सर पाँव ही नहीं था। मतलब उनको पता था कि ये कोई परमानेंट इतनी नहीं है, हो सकता है कभी भी ये जो यूनियन जो है ना ये टूट सकते हैं इनका आपस में, ठीक है। और ये सारी स्टेट्स जो है मतलब ये बिल्कुल ही जो है मतलब इंडिपेंडेंट हो जाए फुली, मतलब पहले तो ये बहुत ज्यादा सॉवरेन और इंडिपेंडेंट थी, मतलब जो इनका ये यूनियन है ये भी टूट जाए, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा मतलब इस तरह जो है ना क्या कहते हैं इट देयर वाज अ फेयर ऑफ ब्रेकिंग अप के, मतलब ये यूनियन जो है ना ये टूट जाए और सारी जो स्टेट्स है ना वो
आप मतलब अलग अलग हो जाएं। तो ये जो है ना, ये भी मतलब ये लैक ऑफ फाइनेंशियल पावर्स में जो है ना उसका ये मसला था। ठीक है। अच्छा, लैक ऑफ पावर टू रेगुलेट ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, अब कांग्रेस के पास ये भी इतना वो नहीं था कि मतलब वो जो है ना ट्रेड एंड कॉमर्स जो था ना उसको वो कर सके, क्या कहते हैं, बिल्कुल रेगुलेट कर सके या यूनिफॉर्मिटी ला सके 13 कॉलोनीज के अंदर कि किस तरह हम लोगों ने ट्रेड और कॉमर्स को लेकर चलना है। ठीक है, ईदर फॉरेन और इंटर स्टेट। ठीक है ना, फॉरेन को ट्रेड और कॉमर्स को वो कुछ खास रेगुलेट कर पा रही थी, और ना जो इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स जो हो रहा था ना उसको वो लोग रेगुलेट कर पा रहे थे। ठीक है, ये कांग्रेस जो थी, duties were imposed by the states and paid to the states. The states also competed with each other in foreign trade. ठीक है, मतलब इन लोगों ये लोग यूनाइट तो हुए थे एक फॉरेन एनिमी के खिलाफ। ठीक है, लेकिन इनको, जैसा मैंने आपको पहले कहा ना कि इससे पहले भी इनके अंदर जो डिफरेंट कॉलोनीज, जब ये कॉलोनीज हुआ करती थी ना, इनके आपस में जो है ना बहुत ज्यादा क्या कहते हैं इख्तिलाफात हुआ करते थे डिफरेंट चीजों के ऊपर। हर स्टेट उस वक्त यही चाह रहा था कि कैसे वो दूसरे स्टेट से है ना बेहतर हो सके, बेहतर से बेहतर हो सके। ठीक है ना, तो इनके आपस में एक वो जो है ना एक राइवलरी थी कि हम जो है ना इस दूसरी स्टेट से जो है ना बेहतर हो जाए। ठीक है ना, दूसरी बात ये कि जो टैक्स वगैरह जो इम्पोज किए जाते हैं, ड्यूटीज वगैरह जो इम्पोज की जाती है, वो स्टेट ही करता था और स्टेट ही उसको कलेक्ट करता था। जब स्टेट ही कलेक्ट कर रहे हैं ना, तो फिर उसके बाद उन लोगों ने जो अपना जो शेयर था ना वो कांग्रेस को देना होता था। और उसमें भी बहुत बार ऐसा होता था कि बहुत सारे स्टेट्स जो हैं वो अपना जो उनका शेयर जो होता था ना वो कांग्रेस को देते ही नहीं था, मतलब जो कि पैसे उसको देने चाहिए। ठीक है, जो कि आर्टिकल्स में लिखा हुआ था वो लोग उसको वो देते ही नहीं थे। ठीक है, the states also competed with each other in foreign trade। मतलब आपस में जो ट्रेड और कॉमर्स का तो बुरा हाल था ही, मतलब वो आपस में तो जो कर रहे थे तो उसमें तो उनकी राइवलरी थी, लेकिन वो लोग आपस में भी एक कंपटीशन में लगे हुए थे कि मतलब ज्यादा से ज्यादा ट्रेड जो फॉरेन स्टेट्स के साथ कौन करेगा। ठीक है, फिर दूसरा जो लैक ऑफ पावर, जो अच्छा लैक ऑफ पावर जहाँ पे भी आ रही ना, लैक ऑफ पावर जो है ना कांग्रेस की आ रही स्टेट्स के पास। मैंने जैसे आप लोग पास, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया ना कि बहुत ज्यादा पावर्स थी। ठीक है, अच्छा लैक ऑफ पावर टू एनफोर्स लॉ एंड ऑर्डर। अब उनके पास जो है ना ये कहते हैं कांग्रेस के पास ना तो कोई पुलिस थी। ठीक है, नो नो नॉट प्रोवाइडेड विद एनी पुलिस टू प्रोटेक्ट और प्रेशराइज द स्टेट्स इन टू एक्ट इन एनी पर्टिकुलर वे in case of a rebellion in any congress in any colony the congress was helpless। ठीक है ना, जैसे पुलिस जो होती है ना उसका काम ये होता है वो इम्प्लीमेंटेशन करना, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखना। ठीक है ना, तब इस कांग्रेस के पास ऐसी कोई इफेक्टिव पावर थी नहीं, ऐसी कोई इफेक्टिव इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी थी नहीं कि मतलब वो जो है ना बाकी स्टेट्स को जो है ना क्या कहते हैं प्रेशराइज कर सके। ठीक है, प्रेशराइज कर सके कि उन लोगों ने एक खास मैनर के थ्रू जो है ना चलना है। ठीक है ना, और इसी तरह इनके पास उनको ये भी डर था कि अगर किसी भी एक कोई कॉलोनी जो है ना अगर वो रिबेलियस हो जाती है, यूनियन से टूटने की अपने आप को उससे निकालने की कोशिश करती थी, इनके पास इतनी कोई ना कोई आर्मी थी इस किस्म की, ना कोई पुलिस थी इस किस्म की जो कि इस वक्त जो है ना इनके काम आ सके कि अगर कोई स्टेट जो है ना वो रेबेलियस हो जाए। ठीक है, तो इसमें फिर ये एक कोट है कि a government which has not the power to tax its own citizens, to enforce its own laws or to regulate trade and commerce lack the vital essentials of sovereignty, and in this condition was the United States under the Articles of Confederation। ठीक है ना, तो मतलब एज अ होल अगर इस तरह मतलब ये जो है ना ये कोट, ये वहाँ पे आप अगर इसके ऊपर कोई आ जाता है सवाल तो यहाँ पे अगर शुरू में यहाँ पे इंट्रोडक्शन में अगर आप उसको सिर्फ ये भी लिख देते हैं ना तो ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा काफी रहेगा कि ना तो उनके पास किसी किस्म की पावर है अपने सिटीजन्स को टैक्स करने की, ना उनके पास ये पावर है कि मतलब वो जो लॉज जो हैं उसको ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट कर सके, ना उनके पास कोई नेशनल जुडिशरी, मतलब वो सारी चीजें जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट इफेक्टिव गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए ना, उस किस्म की एक गवर्नमेंट जो थी ना वो अंडर द आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन यूनाइटेड स्टेट्स में पाई जा रही थी उस वक्त। तो ये जो सारी बातें हैं ये हैं कि मतलब ये अच्छा ये जो है ना ये वही वाली सारी बातें, ठीक है, कि गवर्नमेंट अंडर द आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन क्या थी और इसमें स्टेट्स के पास कितनी पावर थी, कांग्रेस के पास कितनी पावर थी, मतलब इसके डिफेक्ट्स क्या थे। ठीक है ना, मतलब इनको नीड क्यों पेश आई कि एक नई कॉन्स्टिट्यूशन बनाई जाए। ठीक है ना, तो ये सारी जो है ना ये वो वाली बातें हैं। तो अगर अब इसमें कोई सवाल हो तो पूछ लो। हाँ सर, मेरा एक सवाल है। हाँ हाँ
सर ये मतलब क्या चीज थी जो मतलब जनरली अगर देखा जाए तो फिर भी तो ये स्टेट्स आपस में यूनाइटेड थे ना सर। हम्म। तो क्या चीज थी जिसने इनको मतलब यूनाइटेड रखा था उस वक्त भी, हालांकि इनके पास तो काफी मतलब इन्होंने सोवरेनिटी वगैरह पावर वगैरह इनको दी थी, फिर ये मतलब इंडिपेंडेंटली ये स्टेट्स जो है ना रिबेल क्यों नहीं किया सर? इन लोगों ने देखो रिबेल इसलिए नहीं किया ना, क्योंकि देखो इन लोगों ने वो रिपीट में, मैंने जिस सर ये वाला पॉइंट बताया था, देखो मुझे लगता है, सब्र करो, ये जो नंबर 3 जो पॉइंट है ना, ये जरा तुम देखो, ये तो मैंने तुम्हें सारा बताया था, तुम्हें तो पता है ना। दस अ नीड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट अरोज टू टैकल प्रॉब्लम्स सच एज द रिपेमेंट ऑफ फॉरेन डेब्ट and foreign debt contracted during the revolutionary war, regulating the interstate trade and commerce और etc. ठीक है, मतलब क्योंकि इन लोगों ने यूनाइटेडली एक चीज के खिलाफ काम किया था, तो उस वक्त जो रिपरकशंस इनके ऊपर फिर आए थे, मतलब इन लोगों ने जो फॉरेन डेब्ट एक्यूमुलेट किया था अपने ऊपर, तब वो फिर किसी एक स्टेट की तो जिम्मेदारी नहीं थी ना उसके साथ जो है ना वो करना, क्या कहते हैं, उसको वापस रिपे करना। ठीक है, क्योंकि अब इन लोगों ने यूनाइटेडली एक चीज के खिलाफ काम किया था, तो फिर उनको यूनाइटेडली जो उसके जो रिपरकशन से या उसकी जो क्या कहते हैं आफ्टर मैथ जो था ना, उसको इन लोगों ने जो है ना कलेक्टिवली फिर टैकल करना था। ठीक है, दूसरी बात ये थी कि परपेचुअल यूनियन, इन लोगों ने इसका परपेचुअल यूनियन इसलिए कहा हुआ था, मतलब परपेचुअल हम कहते हैं कंटिन्यूएशन को। ठीक है, उसमें इनका एक आर्टिकल ये था कि किसी जो स्टेट जो है ना एक बार इस यूनियन में आ जाएगी तो फिर उसके बाद वो इसे निकल नहीं सकेगी, तो वो एक किस्म के जो थे ना वो थे क्या कहते हैं फंसे हुए थे इसके अंदर, बस उनको और किसी चीज की जरूरत ही नहीं थी, उनके ऑलरेडी जो स्टेट्स जो थी उनके पास इतनी ज्यादा पावर थी, तो इन लोगों ने, मैंने जैसा आप लोग बताया कि इस चीज को ऐसे एक मजाक के तहत लिया हुआ था कि चलो बस लगे रहते हैं, ठीक है ना, हमारे पास तो वो सारी पावर्स हैं जो कि हमें चाहिए एज ए स्टेट, हम लोग अपना टैक्स भी हम लोग इम्पोज कर रहे हैं, हम लोग अपनी आर्मी भी रेस कर सकते हैं, मतलब इनको जितनी भी एक स्टेट के पास या एक कंट्री के पास एक जो पावर होती है ना, वो इनको एज स्टेट मिली हुई थी। ठीक है ना, तो अब ये लोग जरूरी, अब इन लोगों ने बस इस चीज को मजाक में लिया हुआ था, क्योंकि इन लोगों ने जो है ना काम एक साथ जो है ना क्या कहते हैं वो लड़े हुए थे एक साथ। ठीक है, अब उसकी वजह से जो है अब ये लोग ना तो इस यूनियन से निकल सकते थे, ठीक है ना, और यूनियन से निकल तो नहीं सकते थे, लेकिन फिर ये लोग ये कोशिश कर रहे थे कि अपने स्टेट को बेहतर से बेहतर बनाए। ठीक है ना, और बस क्या कहते हैं इन जो कांग्रेस जो थी, बस इन लोगों ने फिर इसको मजाक में लिया हुआ था। ठीक है ना, कि मतलब बस चलो 10 मिनट्स लेफ्ट, ठीक है, बस वो फिर हम सेव कर लेंगे। ठीक है ना, तो इन लोगों ने इस चीज को जो है ना बस एक मजाक में लिया था कि चलो बस हम इसके साथ लगे रहते हैं, जहां तक ये चीज जो है ना हम इसको खींच सकते हैं। तो सर हमारे पास कॉन्फ़िडरेशन में होता ही यही है हम्म, क्या होते बताएं। कि सर सारे उसके स्टेट्स वो तकरीबन इंडिपेंडेंट होते हैं, तो सर वो जस्ट खाना पूरी के लिए सर वो इकट्ठे होते हैं। जैसे हम्म सर हमारे पास अभी हम यूरोपीय यूनियन को भी कंसिडर करते हैं ना कि वो हमारे पास कॉन्फ़िडरेशन है, हम्म लेकिन इंग्लैंड ने सर अपनी मर्जी से वो निकल आया उससे। हम्म। तो सर ठीक है, सही है, यही बात है ना कि मतलब इन लोगों ने इसको इस चीज को, मतलब उनके पास ऑलरेडी इतनी ज्यादा पावर थी कि मतलब उनको कांग्रेस को मतलब वो सीरियसली ले ही नहीं रहे थे। ठीक है, जरा तुम फिर बोलो, हमें जरा तुम अपना सवाल एक बार फिर रिपीट करोगे अगर मैंने ठीक से आंसर नहीं किया है तो। सर आंसर हो गया, पर ये एक जगह पे यही मतलब मुझे एम्बिग्विटी है, मैं हाँ हाँ, एम्बिगुअस उसमें जरा कि फिर आपने पूछो। जो कहा कि बाद में मतलब वो सीरियस नहीं ले रहे थे, तो यही वजह थी कि इनको ज्यादा सोवेरेनिटी दे गई थी ना। यही बात थी ना, मतलब मतलब उन लोगों ने देखो जब जी आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन बन रहा था ना, तो देखो उन लोगों ने ये तो एक तो उन लोगों ने आर्टिकल्स ही इस किस्म के बनाए थे क्योंकि वो लोग उस वक्त जो थे ना स्टेट सेंट्रिक थे। ठीक है ना, मतलब हर कोई अपनी स्टेट की तरफ ज्यादा से ज्यादा पावर्स को, मतलब स्टेट सेंट्रिक थे, हर कोई ये चाहता था कि हमारे पास स्टेट के पास ज्यादा पावर हो। ठीक है ना, कि कई कल तो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हमारे कामों में बोल ना सके, इसलिए जब उन लोग आर्टिकल्स फॉर्म कर रहे थे, ठीक है, तो उन लोगों ने ज्यादा से ज्यादा पावर्स जो है ना उनको दी थी, क्या कहते हैं स्टेट को दी हुई थी। ठीक है, अब जब बस हम सर यही कह सकते हैं कि पेट्रियाटिज्म का वो फिनोमेना इसमें आ जाता है, मतलब हाँ स्टेट हाँ की तरफ इनकी इंक्लिनेशन ज्यादा थी, बिल्कुल उस इंटेंशन जो वक्त, है। हाँ उस वक्त बिल्कुल, देखो हम देखो जब हमने शुरू में उस वक्त वहां पे जब लड़े थे कॉलोनाइजेशन, ना सर, क्योंकि जी लड़े थे, इन पे जुल्म और ज्यादती हुई थी, तो इकट्ठे लड़े थे सर पे, हम्म, तो इसलिए मतलब ये यूनिटी की तरफ, स्टेट की तरफ इनकी इंटेंशन ज्यादा थी सर। हाँ लेकिन जब देखो इसमें कहने की बात ये है कि जब कोई फॉरेन एनिमी के खिलाफ ये लोग बहुत ज्यादा इनमें यूनिटी थी, लेकिन आपस में जब बात आती थी ना, तो उस वक्त जो है ना फिर इसके इन लोगों में डिसयूनिटी आ जाती थी। मतलब फॉरेन एनिमी के खिलाफ देखो हमने कितना पढ़ा कि इन लोगों ने स्टैम्प एक्ट कांग्रेस में एक दूसरे के साथ थे। ठीक है ना,
और वो अमेरिकन हर वक्त ये लोग कहते हैं कि फर्स्ट अमेरिकन विक्ट्री, सेकंड अमेरिकन विक्ट्री। उस वक्त ये लोग मतलब बहुत ज्यादा मतलब फिर इनको जो पेट्रियाटिक फीलिंग या अमेरिकन फीलिंग आती थी किसी और के खिलाफ, ठीक है। लेकिन जब आपस में ये लोग होते थे तो आपस में इन लोगों के आपस में डिसयूनिटी होती थी डिफरेंट चीजों पे। हर किसी का यही वो होता था, क्या कहते हैं, कोशिश होती थी कि उसकी स्टेट जो है ना बेहतर से बेहतर रहे, उसके पास ज्यादा से ज्यादा पैसे हों। और मतलब वो एक रेस लगी हुई थी इनमें आपस में कि कौन सी किस स्टेट के पास मतलब ज्यादा बड़ी आर्मी है, ज्यादा बड़ा लैंड है, ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन है, ठीक है ना, और किसके पास सबसे ज्यादा वेल्थ है, ट्रेड और कॉमर्स किसकी सबसे ज्यादा है। तो आपस में इनकी डिसयूनिटीज थी, राइवलरीज भी थी, ठीक है। लेकिन जब हमने जैसे पहले पढ़ा ना कि फॉरेन एनिमी के खिलाफ या एक एनिमी के खिलाफ, इनको ये पता है कि हम लोग अगर आपस में यूनाइट हो जाते हैं ना तो हम लोगों को फिर विक्ट्री मिली, जैसे इन लोगों को विक्ट्रीज मिली हैं, ठीक है। लेकिन ये जो आपस में जब देखो जब फॉरेन एनिमी चले गए और सारा लैंड इन्हीं के पास रह गया ना, तो फिर वो एक टसल ऑफ पावर आप क्या कहते हैं स्टेट्स के दरमियान भी लगा सकते हो, ठीक है ना, कि बस हर कोई चाह रहा था कि मेरी जो स्टेट है ना सबसे ज्यादा बेहतर से बेहतर हो जाए। अब उसमें इन लोगों ने आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन में ही स्टेट्स को बहुत ज्यादा पावर दी थी तब, क्योंकि तब जब ये आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन बन रहा था 1774 में इसकी जो कमेटी वगैरह बनी थी, ठीक है ना। तो जब ये बन रहा था तो तब तो सारे लोग स्टेट्स में रहते थे, ठीक है, स्टेट सेंट्रिक थे, ठीक है। जब वो गुजर गए, ठीक है, और फिर परपेचुअल यूनियन था, ये था कि मतलब ये लोग यूनियन से निकल नहीं सकते, तो बस अब ये लोग फंसे हुए थे और इसी में ये लोग हैं ना, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतनी पावर भी नहीं थी, अथॉरिटी भी नहीं थी, तो बस ये लोग अब फंसे भी हुए थे। और उसके बावजूद ये लोग ये चाह रहे थे कि मतलब बस हम लोग अपनी जो हमारी स्टेट हो बेहतर से बेहतर रहे, ठीक है। अच्छा, और किसी का कोई सवाल है? जी नाइला बोलें। बोलें, किसी ने कुछ बोलना है? हेलो। नहीं नहीं क्लियर है सर। क्लियर? क्लियर है। अच्छा चलो ठीक है, सही है। अच्छा कितना टाइम रह गया? 4 मिनट। अच्छा ये फिर बीच में जो है ना, चलो सब्र करो। चलो ये वाली मीटिंग एंड करते हैं, फिर इसके बाद तुम लोग ये दूसरा वो बनाओ, फिर उसमें फिर इसको लेकर चलते हैं ना, फिर बीच बीच में ये रुक जाते हैं। जो दूसरा शुरू करते हैं ना, कन्वेंशन ऑफ फिलाडेल्फिया जो था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, ठीक है ना, तब फिर उसको शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं इसको बंद कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा वो बना लो, ये मीटिंग बना लो, फिर उसके बाद करते हैं, ठीक है। I'm calling, maybe I'm selfish. Out